हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023, यदि आप क्लास 9 में और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप लोग का एग्जाम जो है मैट्रिक व इंटर के बाद तुरंत बाद आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ कि बच्चों कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो आज जो क्लास है बच्चों विज्ञान का 7वां क्लास है। इससे पहले आप लोग का 6 और क्लासेस हो चुकी है। इस पूरे क्लास में बच्चों आप लोग को सभी मॉडल पेपर को एक साथ सॉल्व करवा दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग का 5 साल का मॉडल पेपर 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का और 23 का 5 साल का मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है। यदि बच्चों आप लोग इस 5 साल मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो बता रहा हूं कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम लोग करेंगे बच्चों 2022 का सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे बच्चों साइंस का 2022 का सेट 2। इससे पहले आप लोग का 2019 का सेट 1 और सेट 2 जो जारी हुआ था उसको भी कंप्लीट करवा दिया गया। 2020 में एक मॉडल सेट जारी हुआ था, इसको भी कंप्लीट करवा दिया गया है। 2021 का 2 मॉडल सेट जारी हुआ, ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। 2022 का 2 मॉडल सेट जारी हुआ था जिसमें से सेट 1 को कंप्लीट करवा दिया गया है। आज जो हम लोग करेंगे सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके तुरंत कंप्लीट के बाद बच्चों आप लोग का 2023 का मॉडल सेट को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यदि आप 5 साल का मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं बच्चों तो इसका भी एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। ठीक है, आप वहां से जाकर पूरे साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं और मैथ का भी 5 साल का मॉडल पेपर पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। आप भी उससे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल में विजिट करें बच्चों, वहां पे प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप जो भी देखना चाहते हैं साइंस का, सोशल साइंस का जो भी देखना चाहते हैं या फिर चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए बच्चों, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। देखिए आपका गाड़ी जो चलाते बच्चों, ठीक है, बाइक वगैरह चलाते होंगे तो उसके आगे में एक मीटर लगा होता होगा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है कि आप कितने दूर चले हैं। ठीक है, तो ये इस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर या फिर थर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो दूरी आप कितना दूरी तय किए हैं बच्चों वो जो दर्शाता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। उस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। लेकिन अगर आप कितना स्पीड चल रहे हैं, जो कांटा जो चलता है बच्चों, ठीक है, कि आप कितना स्पीड चल रहे हैं, और उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो दो चीज है कि यदि दूरी को प्रदर्शित जो करता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं और जो स्पीड को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, मतलब चाल को जो प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि आप कितनी दूर चले हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया बच्चों कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या है, सरल लोलक की गति और सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखीय गति यानी कि एकदम सरल रेखीय गति इस तरीके से जो चल रहा है। तो लोलक की गति तो आगे पीछे होता है बच्चों, ऐसे है ना, तो ये तो कट गया ऑप्शन। सड़क पर कार की गति, हाँ सरल रेखीय में चलती है, ये एकदम सीधा चलता है। ठीक है, तो ये सरल रेखीय गति में ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर वाला देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो ये तो घूर्णन गति हो गया ना, ठीक है, परिक्रमण गति हो गया ना, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो गति कर रहा है ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। और सड़क पर जो कार चलेगा वो सरल रेखीय गति पे चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल बच्चों। क्या लिखा है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया बच्चों, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, तो इकाई समय में जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है उसको हम लोग वेग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। क्या लिखा है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। ठीक है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान गति से कोई भी चलेगा और उसका जब त्वरण निकाला जाएगा, एक्सेलरेशन निकाला जाएगा बच्चों, तो वो शून्य होगा। ठीक है, यदि आप समान चाल से कहीं पे चल रहे हैं तो उसका त्वरण जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि, अदिश राशि या फिर सदिश सदिश दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संवेग कैसी राशि बच्चों, तो जिसमें दिशा होता है ना उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं और जिसमें दिशा नहीं होता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो संवेग जो ऐसी राशि बच्चों उसमें हम लोग वो जो होता है दिशा भी उसमें साथ होता है। ठीक है, तो संवेग कैसी राशि है, सदिश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है,
सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है वह गुण कहलाता है। ठीक है, पल, जड़त्व, द्रव्यमान या फिर संवेग। ठीक है, तो जो भी वस्तु है बच्चों, ठीक है, अगर वो गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। ठीक है, और कोई वस्तु अगर विराम है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगी। ठीक है, वो अपना स्थिति को परिवर्तन होने नहीं देगा। और इस विरोध को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, गति का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, नहीं जाने देता, अगर वो गति है तो गति में ही रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा, और कोई रुका हुआ है तो वो रुकना ही चाहेगा, वो गति करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसका जो विरोध करता है बच्चों, उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बता दिए बच्चों, संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। लेकिन संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी है बच्चों, ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है कि ए का जड़त्व बी से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, या दोनों का जड़त्व बराबर होगा, या ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। बताओ। तो बच्चों आप जान लो कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, इससे पहले वाले सेट में भी हमने बता दिया था बच्चों कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसी का जड़त्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। बी का कितना है? 34। ठीक है, तो बी का जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ? ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ये तो कट गया। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ये सही बोल रहा है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि भी बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो 2023 का रहेगा, ठीक है, वो आप लोग का नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो न्यूटन का कौन सा गति का नियम जो वास्तविक नियम है, ठीक, एक्चुअल नियम है, तो गति का जो है दूसरा नियम बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। क्या लिखा है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है? ठीक है, तो जी का मात्रक क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो जी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो कहाँ पे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सही बोल रहा है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, या फिर दबाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जो सूर्य है, सूर्य का परिक्रमण जो है पृथ्वी इसका चारों साइड घूम घूम कर करता है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है। और ये किस कारण होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। वहाँ पे हमने बता दिया था जी का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर जो होता है बच्चों वो होता है न्यूटन। न्यूटन कहाँ चला गया? एक मिनट। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ठीक है, यदि कोई दो वस्तु है बच्चों, ठीक है, मान लो कि एक ए वस्तु है और एक बी वस्तु है, ठीक है, और इसकी दूरी मान लो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अगर इस दूरी को आधा कर दे, मान लो कि बी यहाँ आ जाए, ठीक है, बी यहाँ पर आ जाए, तो इसका गुरुत्वीय कितना हो जाएगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल तो किस प्रकार बदलेगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 गुना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी था तो नॉर्मल था, लेकिन जब ये आधा कर दिया गया बच्चों, यहाँ तक कर दिया गया दूसरी वस्तु को, तो वो 4 गुना जो है इसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, द्रव्यमान का मान जो होता है हर जगह, चाहे आप
पृथ्वी पे हो या चंद्रमा पे हो, हर जगह समान होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। द्रव्यमान का जो मान होता है वो आप चंद्रमा पे रहो या फिर पृथ्वी पे रहो या कोई भी ग्रह पे रहो, द्रव्यमान का मान जो होता है हमेशा समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हाँ, इसमें भार बदलते रहता है बच्चों, ये भार यदि पृथ्वी पे कुछ है तो चंद्रमा पे कुछ होगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान होता है वो हर जगह समान होता है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। दिए गए चित्र में पदार्थ किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखो क्या है सो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें छोटे छोटे कण दिए गए हैं और जो कण दिए गए हैं एक सटे सटा हुआ कण दिया हुआ है, एकदम सटा सटा कण दिया हुआ है। और किस में होता है बच्चों, ये ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। जिस अवस्था में छोटे छोटे कण जो होते हैं और वो सटे सटे होते हैं तो वो क्या होता है, ठोस होता है। द्रव में जो होता है बच्चों, वो कण जो होता है मीडियम में होता है, ठीक है, एक नॉर्मल थोड़ा दूरी पे होता है। और गैस में जो कण होता है बच्चों काफ़ी दूर दूर होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। गैस में जो कण होता है वो क्या होता है, दूर दूर होता है। ठोस में एकदम पूरा सटा सटा होता है और द्रव में क्या होता है, मीडियम में होता है, ठीक है, मीडियम में होता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया बच्चों ये ठोस का दिखाया गया, क्योंकि एकदम सटा सटा कण है कि नहीं, देखो एकदम बिल्कुल इसका जो कण है सटा सटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठोस, ठीक है। चलो बी नंबर देखते हैं। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है, ठीक है। तो अगरबत्ती का गंध जो है, सुगंध जो है वो दूर तक चला जाता है, ठीक है। जैसे आप ये पूजा वाला कमरा में आप अगरबत्ती जलाते हैं और आप दूसरे कमरा में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे सेंट चला जाता है। कैसे चला जाता है, ठीक है, पदार्थ का कौन सा गुण के कारण। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, नहीं ये तो गलत बोल रहा है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी गलत है बच्चों। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी गलत है। मतलब कि इसके कारण नहीं होता है, ये होता है एक्चुअल में। पदार्थ के कण छोटा होता है, पदार्थ के कण बीच रिक्त स्थान भी होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करता है, लेकिन बोल रहा है सुगंध जो एक दूसरे से जगह जाता है वो किस कारण से जाता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। याद रखना बच्चों, जो पदार्थ के कण जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इधर उधर तैरते रहता है, ठीक है। तो गैस में भी तो छोटे छोटे कण है और वो क्या होता है, इधर उधर तैरते रहता है। तो अब बताओ यहाँ से सुगंध वहाँ तक जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का विसरण गति तेज होगी। विसरण का मतलब समझना पहले बच्चों। विसरण का मतलब होता है स्वतः मिलना, मतलब अपने आप मिल जाना, ठीक है। तो किस में ज़्यादा होगा, जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में या तेल में, ठीक है। तो विसरण की जो गति होगी बच्चों वो ऑक्सीजन में जल्दी होगी। क्यों, क्योंकि ये गैस है बच्चों और गैस का कण जो होता है गतिशील होता है और उसमें तुरंत मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी सुगंध है, ठीक है, मान लो कि कोई सुगंध है, अगरबत्ती का सुगंध है और ये तुरंत चला जाता है यहाँ पर, बिल्कुल जाता है कि नहीं जाता है, यहाँ पे तुरंत चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो गति होता है काफ़ी तेज होता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, और पानी में हम कुछ चीनी वगैरह मिला दे तो क्या खुद मिल जाता है, नहीं मिलता है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो होता है विसरण की गति तेज होती है। ऑक्सीजन में आप कुछ भी मिला दो, उसमें मीथेन मिला दो, नाइट्रोजन मिला दो, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत घुल जाएगा, है ना। गैस में गैस मिलाना बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 kg ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने, मतलब ठोस को द्रव में चेंज करने में उसमें जितना ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक, गलनांक, या संगलन की गुप्त उष्मा या वस्पन की गुप्त उष्मा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा संगलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। एक ठोस जो है बच्चों उसको गलने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता है, जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। क्या लिखा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बुना ठोस से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब बताओ कोई ठोस है मान लो, ठीक है, मान लो बर्फ़ है और बर्फ़ को डायरेक्ट कहाँ चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज हो जा रहा है। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि एक ठोस जो है सबसे पहले पानी में चेंज होता है, द्रव में चेंज होता है, फिर द्रव जाके फिर गैस में चेंज होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, नॉर्मली यही चीज़ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है बच्चों, एक तरह से देखो जादुई चीज़ है ना। क्या है, ठोस से
डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर पत्थर रखे, पत्थर उड़ के कहाँ बन गया, गैस बन गया, गायब हो गया पत्थर, है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक इसका उदाहरण, कपूर जो है बच्चों, आप लोग का घर में जो कपूर रखा जाता है कहीं पे, ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है बच्चों, तो वो कहाँ चला जाता है, गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है। ठोस जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये वाष्पीकरण है ना, वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर इसका 1 मिनट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव में वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है बच्चों, वो होता है 273 केल्विन के बराबर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, 273 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर हम सेल्सियस से बच्चों केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 को प्लस कर देना, याद रखना। अब 0 को 273 से हम प्लस करेंगे तो 273 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण नियम को व्याख्या करता है। तो सभी द्रव्य परमाणु निर्मित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणों का गुणधर्म के समान होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना विनाश होता है। किसी भी यौगिक के परमाणु सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो 22 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी सूक्ष्मतम जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है, ना बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद कर लेना बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका क्या अर्थ है, 16 यूनिट है ना। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बच्चों, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का 16 ग्राम है, ये गलत बोल रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग का 16 गुना भारी है, ये सही है बच्चों, ठीक है। जो भी किसी का द्रव्यमान निकालने के लिए बच्चों आप लोग को कार्बन से कंपेयर किया जाता है, बस याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कार्बन से कंपेयर किया जाता है। तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग 16 गुना भारी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, ठीक है। पिछले वाले सेट में भी इसको कंप्लीट किए थे बच्चों, कि जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है उसको हम लोग अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक चतुर्परमाणुक है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। चतुर्परमाणुक पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले देखो। कैल्शियम 1 है, फिर कार्बन 1 है बच्चों, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है। तो सब मिलाओ तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 1 1 2 3 5 हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन कट जा रहा है बच्चों, ठीक है। बी नंबर वाला देखो, NH3, N जो है वो कितना है बच्चों, 1 है, H3 यानी कि ये कितना ठो है, H 3 ठो है, तो 1 और 3 4 हो गया बच्चों। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यौगिक चतुर्परमाणु कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 ग्राम जो जल का मोल में बदलें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा बच्चों, जल का फार्मूला याद करना होगा। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, और इसका मोल में बदलने के लिए तो मोल का एक फार्मूला होता है, वो भी याद रखना होगा। तो मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। क्या होता है, अनुभार, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे 36 दिया हुआ पहले से। अनुभार सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो H2O का अनुभार कितना होगा बच्चों, तो H2O का अनुभार, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है।
तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो 16 होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और कितना ऑक्सीजन है, 1 ही ठो है, तो 16 और 2 जोड़ दो बच्चों, तो कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। यानी कि जल का जो अनुभार हो गया वो कितना हो गया, 18, ठीक है। तो 18 नीचे हो गया। अब 18 को 36 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले बच्चों आप लोग को द्रव्यमान सबसे पहले याद करना होगा। द्रव्यमान आप लोग को याद करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम द्रव्यमान लगभग कुछ बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें से हमको लगता है 7 या 8 द्रव्यमान बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वही सब सारा बता दिए हैं, ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 27 नंबर सवाल, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो ये भी उसी तरीके से सवाल है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा अनुभार, ठीक है, अनुभार, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मोल पहले दे रखा है कितना, 5 मोल, 5 लिख दिए। द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान ही निकालना है, तो द्रव्यमान के जगह में हम लोग द्रव्यमान ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अनुभार कितना है, तो किसका निकालने बोल रहा है, नाइट्रोजन का, यानी कि N2 का निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब N2 का हम लोग निकालते हैं अनुभार सबसे पहले, तो अनुभार इसका हो जाएगा बच्चों, चूंकि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 14, और कितना ठो है नाइट्रोजन, तो 2 ठो है, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया, यानी अनुभार कितना आ गया, 28। अब ये 28 जो है बच्चों ये डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू में इसको कर देते हैं हम लोग, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इधर हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। और 5 और 28 को जब गुना करेंगे बच्चों तो आपके पास प्राप्त जो होगा वो होगा 140, ठीक है। 8 बचे 40 का 0, हाथ बचा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हाँ, तो 140 यूनिट इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। हाँ आगे क्या दिया, कोशिका का बिजली घर, यहाँ से आप लोग का बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कोशिका का बिजली घर क्या है, ठीक है, तो अंतर्द्रावी जालिका, गोल्की जाय उपकरण, ठीक है, गोल्जी काय उपकरण, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, गोल्जी काय, ठीक, गोल्जी काय उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बिजली घर किसको बोलते हैं, ठीक है, पीछे आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, बिजली घर किसके बोलते हैं, तो कोशिका का बिजली घर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी को ऊर्जा घर भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी काय उपकरण, या फिर लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो डीएनए और राइबोसोम होता है बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कौन सा इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दो। 1 2 3 4 5 नहीं कर पाए, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, प्राक कैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ठीक है। तो जो कोशिका होता है बच्चों 2 प्रकार के होता है, एक प्रैकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कोशिका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है, प्रैकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यहाँ बोल रहे हैं प्रैकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया, कवक या मनुष्य। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु कौन है बच्चों, तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, जीवाणु के अंदर ही बैक्टीरिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो झिल्ली जीवित जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंतर्द्रावी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्रावी जालिका। झिल्ली जीवाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंतर्द्रावी जालिका में होती है, ठीक है। चलो 29 नंबर सवाल देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है, ठीक है। तो अर्धसूत्री में विभाजन की संतति की कोशिकाओं की संख्या जो होती है बच्चों वो होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो जो भी जीव है बच्चों उसका गुणसूत्र जितना गुणसूत्र होता है
उसका आधा उसका अंडा का गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। तो पौधों में जल और खनिज का लवण का संवहन कौन करता है, पिछले वाले भी सेट में बताए थे बच्चों। ठीक है, तो जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा या फिर एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जड़ से बच्चों, जड़ से, ठीक है, कोई भी पौधा का जड़ से खनिज लवण का जो वहन करता है उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। और जो पत्तियों में, ठीक है, जो पौधा है उसका पत्ती में जो भोजन बनता है और वो अन्य भागों तक पहुंचाता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ से जो खनिज लवण का वहन करता है उसको क्या कहते हैं, जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखो बच्चों, रक्त एक उत्तक है। तो रक्त कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अस्थि एवं मांसपेशियों वाली जोड़ने वाली रचना है। ठीक है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या है। ठीक है, पिछले वाले सेट में बताए थे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बताए ना, पूरे सेट से जितने भी सेट हम 2019 से करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का मैच हो रहा होगा, है ना, बिल्कुल मैच करेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। हाँ, तो अस्थि मतलब हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाली जो रचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडेन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पिछले वाले सेट में बता रखे थे। चलो आगे आते बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलो 38 नंबर सवाल, पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। एरेनकाइमा, कालेनकाइमा, फिर क्लोरेनकाइमा या फिर एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होती है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो किस उत्तक के विभाजन के कारण, बताओ, विभोज्य उत्तक, अस्थायी उत्तक, पेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। तो जो पौधा का जो लंबाई जो बढ़ता है बच्चों वो विभोज्य उत्तक के कारण बढ़ता है, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन पौधे में जो मोटाई होती है, गोलाई होती है, पार्श्व जो मोटाई होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है बच्चों। ठीक है, वो कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, चलो 40 नंबर में हम लोग देखते हैं, मुंह गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है। ठीक है, मुंह गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक से बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा एपिडर्मल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप लोग का मॉडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पूरे का पूरा मॉडल पेपर ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके बाद जो आने वाले आप लोग का मॉडल पेपर है आप लोग का 2023 का। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा बच्चों, ताकि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।